जैसे कि हमने कहा था कि हम एचएस के प्री जो हमारे हुए हैं जितने भी पीवाई की उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो उस सीरीज़ में पहला पार्ट है हमारे पास ये। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमारे पास एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, इसका एक क्वार्टरली बुलेटिन 2025 और अभी लेटेस्ट, क्योंकि हम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, राइट। हम आंसर पे नहीं जाएंगे, हम किस चीज़ पे जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसके कंसेप्ट पे। देखो इसमें स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि भाई करंटली जो वीकली स्टेटस चेक किया जाता है कहाँ पर, शहरों में, वो 3 मंथ के इंटरवल में चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे जाएँ, ये हमारी पीआईबी की ऑथेंटिक साइट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि हाई फ्रीक्वेंसी लेबर फोर्स इंडिकेटर्स जो है जिसमें वाइड कवरेज है, इसका एक पूरा सैंपल का मेथड से जो रिपोर्ट बनती है उसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसका एम क्या है इस रिपोर्ट का, ये अभी रीडिज़ाइन की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इसको अभी रीडिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो और भी सही है। अब इसके अंदर क्या है कि मेन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, देखो ये लिखा हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अब पेपर में ये भी आ सकता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, ठीक है, यानी पॉपुलेशन में कितने वर्कर्स हैं, ठीक है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखो ये लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवरी मंथ फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एट द ऑल इंडिया लेवल अंडर करंट वीकली स्टेटस। ये लो भाई पहली ही लाइन में आ गया। अब इसने क्या बोला कि करंट वीकली स्टेटस में शहरों में 3 महीने का जो इंटरवल में क्या चेक किया जाता है, गलत है। अब ये क्या लिखा हुआ है, करंट वीकली स्टेटस में क्या होता है कि हर 1 महीने में चेक किया जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसमें लिखा है कि प्रेजेंट में अभी क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया कि हम आंसर के डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है, हम आंसर या डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। टू एक्सटेंड द क्वार्टरली रिजल्ट टू रूरल एरियाज ऑल्सो, ठीक है, तो करंटली वीकली स्टेटस के अंडर ही ये एक्सटेंड किए जाएंगे। दूसरा एनुअल एस्टिमेट जो दिए जाएंगे उसमें हमारे पास इन्होंने बोला है सेम करंटली स्टेटस की ही बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा, करंट वीकली स्टेटस को 3 महीने नहीं 1 महीने में चेक किया जाता है, ठीक है। अब जो भाई इसकी जो की फाइंडिंग है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट करंट वीकली स्टेटस में जो एज्ड है 15 या उससे अबव, वो 55% था इन महीनों में, ठीक है। 57 था रूरल एरियाज़ में और इसमें से 50 था अर्बन एरियाज़ में, तो ये प्रतिशत था 55% जो है नेशनल एवरेज आ गया इस क्वार्टर में। दूसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है मेल के लिए, मेल मेंबर्स के लिए वो है 78.4, ठीक है, गाँव में, और शहरों में कितना है भाई 75.1%। वहीं पे फीमेल के लिए जो है 37% है ग्रामीण इलाकों में। अगला है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, जो चेक किया जाता है वो 54.4% था गांव में और शहरों में 47% था, ठीक है। ये महिलाओं के लिए डाटा है 35.4 और 23.3% रिस्पेक्टिवली, कहाँ पे, गांव में और शहरों में, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ने डोमिनेट किया है गाँव में, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आ सकता है भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ने अब की बार डोमिनेट किया है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब की बार ज़्यादा रहा है गाँव में, ठीक है। वाइल जो रेगुलर सैलरी वाले व्यक्ति हैं उन्होंने शहर में डोमिनेट किया है। वहीं पे शहर में किसने डोमिनेट किया है भाई, रेगुलर सैलरी वाले लोगों ने, रेगुलर सैलरी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। वहीं पर बात करें, ये बोल रहा है कि बाय इंडस्ट्री ऑफ वर्क, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें गांव के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। वहीं पर टर्शरी सेक्टर में कहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, अर्बन एरियाज़ में, ये बात तो पता ही है हमें पहले भी, और यही डाटा भी चल रहा है। दूसरा ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसमें मेल और फीमेल के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.4% रिकॉर्ड किया गया इसमें, ठीक है। अच्छा मंथली बुलेटिन के हिसाब से सिर्फ जुलाई की बात करें तो वैसे मंथली नहीं पूछते वो, तो मेन जो फाइंडिंग्स थी वो ऊपर ही थी जो हमने पढ़ ली है, ओके। अब आ जाइए जो एग्ज़ाम में आएगा दूसरी चीज़, वो इन सब की डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। देखो डेफिनेशन में सबसे पहले इसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है, देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को डिफाइन किया जाता है परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स दैट इज़ वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन पॉपुलेशन। मतलब मान लीजिए जनसंख्या है 1000, अब इसमें से 900 लोग काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं,
सो इसका जो रेट है वो हो जाएगा भाई 90%, राइट। तो 90% लोग क्या हो जाएंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कि भाई 90% लोग काम ढूंढ रहे हैं टोटल जनसंख्या में से, ठीक है, या फिर काम उनको मिल गया है। दोनों ही केसों को जोड़ के ये बनता है हमारा डाटा, ठीक है। दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या होता है, अभी कह रहा है कि ये जो है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन, कि भी जनसंख्या 1000 है, इसमें से काम 500 कर रहे थे, लेकिन 900 लोग क्या है काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं 500, तो ये हो जाएंगे वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, कि इतने वर्कर हैं हमारे पास जनसंख्या में। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब देखो 900 लोगों ने काम ढूंढा, 500 लोग काम कर रहे हैं, 400 लोगों को अभी काम मिला नहीं, ठीक है, 400 लोगों को अभी काम मिला नहीं, ठीक है। तो 500 क्या हो जाएंगे, 500 क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यहीं पे 400 हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये हो जाएंगे टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, ये लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सिंपल। अगला है करंट वीकली स्टेटस। ये पेपर में देखो डायरेक्टली आया हुआ है यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन। ये कह रहा है एक्टिविटी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेज जो है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे इज नोन एज द करंट वीकली स्टेटस, ठीक है। इसमें क्या है, करंट वीकली स्टेटस में जो लास्ट 7 डेज है किससे, डेट ऑफ सर्वे से पहले के 7 दिन, वहाँ तक का जो है मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये हम चेक इसमें हो गया हमारा, ओके। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरबीआई ने बोल रहा है कि रिसेंटली एक डायरेक्शंस रिलीज़ की हैं कि जो वाइल्ड नहीं विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं और जो लार्जली डिफ़ॉल्टर रहते हैं पेमेंट में, ठीक है, लोन वगैरह की इस सब में, तो उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, क्या हो। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, सभी जितनी भी रेगुलेटिंग एंटिटीज़ है सब पर ये लागू होगा। ये कह रहा है कि एक विलफुल डिफ़ॉल्टर जो है उसको रिव्यू किया जाए और 6 महीने में फाइनलाइज किया जाए कि उसका जो अकाउंट है उसको हम एनपीए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, लेंडर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर। भाई जो रुपए देने वाला है वो गारंटर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए रेमेडीज़, जितने भी ऑप्शंस उसके पास वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, देखो ये है वो डायरेक्शंस जो आरबीआई ने जारी की है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को भेजा उन्होंने एंड ऑल नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सिर्फ यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स और एलएबी को छोड़ के इन्होंने बोला है कि दैट रिसीविंग रेफरेंस फ्रॉम बैंक और अदर एजेंसी से हमें रेफरेंस मिलता है, तो हम इसके लिए एक विलफुल डिफ़ॉल्टर का जो है एक डायरेक्शन जारी कर रहे हैं, ठीक है जी। ये विलफुल डायरेक्शंस इन्होंने जारी की, राइट। देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ये हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा कि ये डायरेक्शन जो है आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से जारी की गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली आरबीआई जितनी भी डायरेक्शन है वो आरबीआई एक्ट के हिसाब से ही देता है। दूसरा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, और इसके अलावा हमारे पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेटिंग एक्ट है 2005 का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेटरी और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। तो ये है कैसे कि एक बोरोवर है उसको कैसे हम विलफुल डिफॉल्टर बोल लेंगे, राइट। अब देखो इसके अंदर विलफुल डिफॉल्टर कौन है, इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है दैट विलफुल डिफॉल्ट विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और अबव से ऊपर का। इसमें क्या है, विलफुल डिफॉल्ट जब होता है जब बोरोवर डिफॉल्ट्स इन मीटिंग पेमेंट, ठीक है, इनमें से कोई भी एक फीचर अगर उसका आ जाए तो, पहला बोरोवर के पास कैपेसिटी है पे करने की लेकिन वो पे नहीं कर रहा तो वो विलफुल डिफॉल्टर है। दूसरा, उसने फंड्स को डाइवर्ज कर दिया, मतलब उसने यूज़ कर रहा था कुछ करने के लिए लेकिन यूज़ किया कुछ और के लिए। तीसरा है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल और मूवेबल एसेट फॉर सिक्योरिटी। मान लीजिए उसने घर गिरवी रखा भाई लोन के लिए लेकिन उसने घर ही बेच दिया तो वो भी विलफुल हो गया। दूसरा लास्ट है फेलियर टू इन्फ्यूज़ इक्विटी डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू डू सो, रुपये देने से मना कर देना, ठीक है, एक टाइप से। अच्छा, फिर आते हैं लार्ज डिफॉल्टर जो 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट में डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई किया जाएगा इनको किसके द्वारा, एक कमेटी होगी जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग कमेटी, ठीक है। वो विलफुल डिफ़ॉल्ट को एग्जामाइन करेंगे इन 4 इंडिकेटर्स के नाम पे। मेजर्स क्या होंगे, इसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा लेंडर, ठीक है। पेनल्टी में क्या होगा, कोई एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी इसको, कोई क्रेडिट फैसिलिटी कोई नए वेंचर के लिए या किसी टाइप की नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब इसमें बातें बोली गई हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है खबरों में था इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास,
वैसे तो ये रिमूव कर दिया गया था, लेकिन लेट्स सी, ये है स्कीम फॉर रिडेम्पशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी डिबेट में चला था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब इस स्कीम में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला कि इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स ड्यूटी एंड लेवाइज ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स पे आपको टैक्स या ड्यूटी लेवाइज नहीं देना होगा। ये स्कीम जो है WTO कंपैटिबल है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है IT एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब WTO के अंतर्गत ये है। क्या है ये, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस में ढूंढते हैं। इन्होंने बोला है कि RODTP क्या है, ठीक है। देखिए RODTP जो स्कीम है वो एक ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रलाइज करना टैक्सेस को और ड्यूटीज़ सफर्ड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स विच आर अदरवाइज नॉट क्रेडिटेड और रेमिटेड और रिफंडेड इन एनी मैनर। मतलब मान लीजिए कि हमारे देश से कोई एक्सपोर्ट हो रहा है 100 रुपये का, उस देश में मान लीजिए लगा दिया 50% टैरिफ या कुछ बात है, ठीक है। तो वो टैक्स जो है उसको भारी पड़ गया, राइट। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये स्कीम लेकर आई थी भारत सरकार, ठीक है। ये जो बेनिफिट है इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ FOB और फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये है सबसे पहले तो। इसके बाद हम ढूंढते हैं क्या ये WTO के द्वारा दी गई है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे कैसे लाइन यहाँ लिखा हुआ है दैट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें इस स्कीम को लागू किया गया है रीएम्बर्स करने के लिए ड्यूटी और टैक्सेस। तो पहली लाइन भी ठीक है। दूसरी लाइन यहाँ पर है कि ये WTO कंप्लाइंट है नॉर्म से और इसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ से बिल्कुल कॉपी पेस्ट इस क्वेश्चन को किया गया है PIB से। सो PIB इज़ द वेरी गुड सोर्स फॉर HS एग्जाम वी कैन से, ठीक है। और साथ ही साथ UPSC में भी काफ़ी अच्छे यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया इसको। तो बोथ आर ट्रू बट इसको रिमूव कर दिया गया इस क्वेश्चन को, वी डोंट नो व्हाई, बट ये काफ़ी इस पर डिबेट चले थे, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव PCA फ्रेमवर्क होता है एक। देखिए इसके अंदर सबसे पहले है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं कि करंटली जो PCA सुपरवाइजरी नॉर्म्स है आर एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ठीक है। दूसरा है डिस्क्रिशनरी एक्शंस अंडर PCA इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन। क्या ब्रांच एक्सपेंड करने से इसमें रोक देंगे? लेट्स सी, देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या क्या जारी किया गया। PIB से ही पढ़ेंगे। RBI ने जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जारी किए हैं सो दैट साउंड फाइनेंशियल हेल्थ रहे बैंक्स का। इसमें बैंक जो ब्रीच करेगा रिस्क थ्रेश होल्ड को उनको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या मॉनिटर करेंगे? उनकी कैपिटल, एसेट की क्वालिटी, ठीक है। एसेट की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? NPA कितने हैं उनके पास, प्रॉफिट में है या नहीं। तो ये सब जो है सो दैट उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे बैंक्स की, क्योंकि बैंक अगर ठीक है तो डेफिनेटली हमारा जो कंप्लीट देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर है, फिजिकल हेल्थ है, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, द फ्रेमवर्क इज़ नॉट इंटेंडेड टू कंस्ट्रेंट द परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बैंक। मतलब नॉर्मल ऑपरेशन को नहीं रोक रहे, ठीक है। इसमें जो है RBI ने 11 बैंक्स को उस टाइम पे किया था, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इसमें मेन काम इनका क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना और दूसरा कंजर्विंग कैपिटल सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कैपिटल रहे, ठीक है। तो ये आंसर तो आएगा नहीं कि भाई इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। मेन इनका मुद्दा रहता है भाई कैपिटल है आपके पास, भाई NPA कम हो, राइट, एसेट्स ज़्यादा हों, इस टाइप की चीज़ों पे फोकस रहता है। ब्रांच आप एक्सपेंड करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी पे एप्लीकेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आंसर A इसका बन जाता है यहाँ पे, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो इसमें HCS के इस PYQ में ज़्यादातर क्वेश्चन जो एक्ट या कोई मेजर स्कीम सरकार ने स्टार्ट की उस पर है, मोस्टली इकोनॉमिकल आए हुए हैं स्टार्टिंग में। जैसे लिखा हुआ है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट होती है एक, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है दैट फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है, यहाँ पे एक इज़ द पर्सन हु हैज़ फ्लेड द कंट्री एंड अगेंस्ट होम एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंस कम से कम 100 करोड़ रुपए का उसने ऑफेंस किया है, ओके। तो ये हो गया एक डाटा, सबसे पहली चीज़ डाटा आ गया यहाँ पे। फिर इस एक्ट में क्या कह रहा है कि अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया, उसके एसेट्स को कन्फिशिएट कर लो इवन व्हेन कन्विक्शन ऑब्टेन हुआ है नहीं हुआ है। अगला है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसकी मेन एजेंसी इस एक्ट को लागू करने के लिए, ओके।
ऑप्शन हमारे पास वही 1 to 1 2 टाइप में है। देखो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ने जैसे ही साइन किया तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस जो आया था, ऑर्डिनेंस के तौर पे आया था, आर्टिकल ठीक है 123 के हिसाब से आया था ये, गेट्स प्रोमलगेटेड, इसको लागू कर दिया। न्यू लॉ में क्या क्या है, एम्पावर कर रहा है इंडियन अथॉरिटीज़ को टू अटैच कन्फिस्केट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट करने की। अब देखो इसमें फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस को अब साइन होने के बाद जो ये अब एक्ट बन गया है 2018 की बात कर रहे हैं, तो ये उस टाइम का ऑर्डिनेंस था। इसमें जो है अटैच कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू, सेकंड इज़ ट्रू, तो सी ऑप्शन कट गया, राइट। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि ये क्यों आया, क्या रीज़न था इसका, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हमें पता है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बहुत हैं जो रुपए पैसे लेके भाग जाते हैं विदेश में या लोन नहीं चुकाते इस टाइप के। अब हम चेक करें कंडीशंस क्या है, क्या किस लिए बनाया गया, राइट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो हमारे पास अभी थोड़ी सी डेफिशिएंसी सी कि कैसे हम जो विदेश में भागे उनको लेकर आए, तो ऑर्डिनेंस ने एक प्रोविज़न बनाया कि एक कोर्ट बनेगा, यानी एक स्पेशल कोर्ट बनेगा किसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारा 2002 के अंदर। इसमें क्या है कि एक पर्सन को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करेगा ये कोर्ट, ठीक है। तो ये होगा सबसे पहले तो। फिर शेड्यूल ऑफेंस रेफर्स टू लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस जो जारी किए गए ऑर्डिनेंस में अच्छे से बताए हैं कि कौन कौन से जो है हम मानेंगे ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये है। अच्छा इन्होंने क्या बताया इस ऑर्डिनेंस के अंदर, आपको जो है स्पेशल कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि एक इंडिविजुअल को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बनाना है, सबसे पहला काम। दूसरा प्रॉपर्टी अटैचमेंट ऑफ फ्यूगिटिव एंड प्रोसीड फॉर क्राइम, अब क्राइम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फिर नोटिस जारी होगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि ये व्यक्ति जो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लेंगे, डिक्लेयर्ड और इवन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी चलेगा तो भी आप कन्फिस्केट कर लो उस प्रॉपर्टी को। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कन्विक्शन अभी नहीं हुआ है तो भी हम कन्फिस्केट कर लेंगे। फिर है डिसएंटाइटलमेंट फ्रॉम डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम, मतलब वो व्यक्ति आगे सिविल क्लेम नहीं कर सकता। फिर अपॉइंटमेंट होगा एक एडमिनिस्ट्रेटर का मैनेज करने के लिए इस प्रॉपर्टी को कैसे जो है कन्फिस्केट किया जाए, कैसे क्या डिस्पोज किया जाए, तो एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। अभी इसमें कहीं 100 करोड़ वाला डेटा, यस ये रहा, देखो ये रहा कि दैट ओनली दोज केसेस हुज वैल्यू इज़ अबव 100 करोड़ और मोर, ठीक है, ये ही आएंगे इस कानून में। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको इसका हेड बनाया गया है, गलत है, ईडी को इसका बनाया गया है, ठीक है, ईडी, क्योंकि पीएमएलए जो है वो इसके अंडर ये काम करता है ईडी, ठीक है, इस कानून के अंतर्गत ये काम करता है। तो ये गलत हो जाने के बाद ए आंसर इसका बन जाएगा, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट, हमारे पास एक सर्वे है जिसका नाम है ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। भाई ठीक है, हमें नहीं पता, मान लीजिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, राइट, हमने इसको नहीं पढ़ा, क्या तरीका होगा कि ग्लोबल सर्वे है, किस चीज़ पे हो रहा है, डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड यानी व्यापार। मेन मुद्दा क्या है, ट्रेड, ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, कैसा भी ट्रेड हो, चाहे वो डिजिटल है, सस्टेनेबल है, कैसे भी, वो ट्रेड को फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि इसने कहा कि इसने जो एजेंसी वो WTO है, ओवरऑल स्कोर जो इंडिया का है हैज़ बीन ग्रेटर देन मैनी दिस डेवलप्ड कंट्रीज़, ओके। देन वी हैव, ये कह रहा है इसका बाई एनुअल सर्वे होता है, इसमें ट्रेड की फैसिलिटी की बात की जाती है और WTO के मेंबर कंट्रीज़ मिलकर इस सर्वे को करते हैं, यानी बाई एनुअल का मतलब है 2 साल में, ओके। तो हम चेक करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है PIB से ही आया है, अब देख सकते हैं इसमें दैट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुआ है इंडिया का किसमें, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियाज़ पैसिफिक, यानी जिसको हम बोलते हैं UN एस्कैप, ठीक है। इन्होंने सर्वे किया है ग्लोबल सर्वे ऑफ डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन। इंडिया जो है 4 फ्रंट में है, इंप्रेसिव स्कोर है 93.55 का, अर्लियर जो है देखो हर 2 साल में हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ठीक है, इंडिया का स्कोर भी अच्छा है डेफिनेटली। अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे कि ये है, अब यहाँ डाउटफुल ओनली ये है कि WTO के मेंबर्स थे कि नहीं, यानी फर्स्ट और थर्ड को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इंडियन कस्टम्स का अब नंबर 1 रैंक क्यों आई हमारी, मतलब बहुत अच्छा रैंक क्यों आया, क्योंकि इंडियन कस्टम्स का एक डिजिटल इनिशिएटिव था, पेपर में आ सकता है, उसको बोलते हैं तुरंत कस्टम्स या सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है, ई संचित सिस्टम। इसमें पेपरलेस ट्रेड की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। फिर
वीमेन इन ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हमारी ज़्यादा हुई है, व्यापार में महिलाओं का योगदान ज़्यादा है। इंडिया जो है देखो इन सभी देशों से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से लाइन ये उठा ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डेफिनेटली सेकंड इज ट्रू। अगर सेकंड ट्रू है तो डी कट गया, ए कट गया, तो नाउ बी और सी में से हमारे पास एक लाइन बच गई, राइट। अब देखते हैं हम कौन इसको जारी करता है। अब सीधी सी बात है, अब इन्होंने बता ही दिया कि WTO तो इसको जारी करता नहीं। अगर भाई इसको WTO जारी नहीं करता तो वन इज़ गलत, वन गलत होता ही आंसर आ गया इसका बी। तो यानी WTO के मेंबर्स भी नहीं इसमें। तो देखो सबसे पहले तो ये कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन्होंने जारी किया है 2023 की रिपोर्ट में बात करें 140 देश इसमें आए हैं और इंडिया ने जो है बहुत इंप्रेसिव स्कोर इसमें बूस्ट किया है अपना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो है इसमें बेनिफिट हुआ है, ठीक है। अब इंडिया इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग, देखो कितनी डिटेल में इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पे क्वेश्चन बनता था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये खबर में आया था 7 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो 6-7 महीने का ही पीछे का डाटा इन्होंने उठाया है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास ना एक कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड होता है। देखो भाई थोड़ा टफ है कि भाई एक फ़ंड है हमारे पास ये, ओके। अब इन्होंने डेप्ट यानी कर्जा उठाया मार्केट से, इस टाइप का कुछ बन रहा है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि इसको एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे देखा जाता है जिसमें बोलते हैं AIF। ये UPSC का 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये भी, AIF है। फिर अगला, कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी, ओके, एक वर्ड है यहाँ पर कि कंपलसरी है, फॉर स्पेसिफिकली डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनके लिए तो मैंडेटरी है। कह रहा है स्टार्टिंग में इसको 5 साल के लिए किया है, बाद में इसको सेबी के मैंडेट के हिसाब से अलग अलग टाइम पे बदल देंगे। अब देखो इसके अंदर आप देखते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्चेज AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड एंड कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो इसी से आ गया क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है, कब की डेट में खबर है, तो आप देखेंगे तो वही जुलाई की खबर है, ठीक है, लगभग स्टार्टिंग के 6 महीने पहले की पेपर से, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन्होंने बताया कि कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड जारी किया है और इनिशिएटेड द मुहूर्त ट्रेडिंग, एक मुहूर्त ट्रेडिंग होगा ऑन लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉरपोरेशन मैकेनिज्म AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड के द्वारा मुंबई में आज, मतलब जिस दिन की खबर है, ठीक है। ये सब मौजूद थे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड है क्या, उद्घाटन किया बहुत सही है, ये तो सब चीज़ें हैं। अब ये देखो इन्होंने बोला भी है कि बजट में अनाउंस किया गया था कि हम एक ऐसा फंड बनाएंगे, तो इसका मतलब तो कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है। अभी ये देखो इन्होंने बोला कि हमने 2021-22 के बजट में अनाउंस किया था कि हम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे सो दैट सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में या स्ट्रेस्ड या किसी नॉर्मल टाइम्स में कॉन्फिडेंस लेकर आए कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में, एक टाइप से, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये बॉन्ड का काम क्या है, सॉरी इस फंड का काम क्या है, ये सब हम देख रहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि CDMFP एक टाइप से अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ही है अंडर सेबी AIF रेगुलेशन। तो ये वर्ड भी ठीक है, पहला लाइन भी ठीक है। अगर पहली लाइन ठीक है ना तो ये और ये तो कट गए, यानी वी हैव टू चेक ओनली A एंड C ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूनिट जो है CDMDF में सब्सक्राइब्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओके, एंड स्पेसिफाइड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा है ना। हेंस इशू ऑफ मोरल हैजार्ड इज ऑल्सो एड्रेस्ड बाय इंश्योरिंग कंट्रीब्यूशन बाय AMC एंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, वाले भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो क्या ये मैंडेटरी है, अब ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। दूसरा हम अगर ये चेक कर पाएंगे कि 5 साल तक है कि नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनिशियली फॉर 15 ईयर्स, तो सीधी सी बात है ये गलत है। 5 ईयर्स ये भी डाटा हो गया कि हाँ ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता, दे कैन कंट्रीब्यूट इन दिस, ये ठीक है वैसे कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट द थिंग इज मैंडेटरी आने के बाद ये गलत हो गया, 15 ईयर्स आएगा। सो आंसर इज ए इज योर राइट आंसर, ओके। तो देखो कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, कितनी लेंथ में, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट से आ रहा है क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। कह रहा है कि हमारे पास ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, एक होता है FDI, एक होता है FPI।
ये कह रहा है कि ये फ्लक्चुएट कर गया ड्रास्टिकली इन पास्ट डिकेड, भाई पिछले कुछ डिकेड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया ये ड्रास्टिकली। ओके, कह रहा है 2022-23 में क्या हुआ कि नेट एफपीआई जो था वो 1% से भी कम था जीडीपी के। ओके, कह रहा है फैमा एक्ट जो है इसको रेगुलेट करता है। ओके, सो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि हम ज़्यादा आंसर पे ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे टॉपिक पे कि वो किस टॉपिक पे आ रहा है, राइट। तो हमें टॉपिक मिल गया, ये 2015 का ही टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2015 एक डिफाइनिंग ईयर है इंडिया की ग्रोथ का। इंडिया का गोल्डी लॉक मूवमेंट है, हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन। देखो ये कह रहा है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी, अब ये पता होना चाहिए हमें कि व्हाट इज़ रियल जीडीपी। इस पे यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन आया है। वो 8.2% है, ये बढ़ा है 7.8 से, ठीक है। नवंबर 2025 में कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ। सीपीआई का जो महंगाई है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी कम हुआ। मर्चेंटाइज जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, व्यापारिक जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ, राइट। देन कम्स द दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज एंड हाईली मिडिल इनकम स्टेटस बाय 2047 वी नीड टू अचीव, ठीक है। नाउ एक आईएमएफ की रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इन्होंने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है सरपास जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्प्लेस्ड जर्मनी फ्रॉम 3rd रैंक इन नेक्स्ट 2 to we will displace it in next 2 to 3 years, right. now GDP is also expanding, we know हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो पॉइंट कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ होगी। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप देख सकते हैं ग्रोथ हमारी सस्टेनेबल दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आरबीआई ने भी फोरकास्ट किया है कि 7.3 के आसपास होगा हमारा ग्रोथ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा घट रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, देखो एक ही टॉपिक से 2-3 टॉपिक जुड़ते हैं जब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें देखा गया कि कैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा घट रहा है, राइट। अब देखो ये घट रहा है तो हमारा लेबर फोर्स बढ़ रहा है और वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। किसके हिसाब से चेक किया हमने, करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से चेक किया। देखो यहीं से क्वेश्चन आया था। तो एलएफपीआर क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया पहले भी, ये भी डिस्कस कर लिया हमने, राइट। अब उम्र याद रखनी है हमें, ठीक है, कि 15 से ऊपर वालों का ये चेक किया जाता है। ओके, ये थोड़ा सा हमें माइंड में रखना है। अब आ जाओ कि महंगाई की बात करें तो घटी है। देखो ये कह रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है is the change in price of baskets of goods and services that are typically purchased by specific groups of household। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया कि इन्फ्लेशन जो एनवायरनमेंट है थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। एक होता है फिर हमारे पास हेडलाइन सीपीआई। देखो अब टॉलरेंस लिमिट कितनी है पेपर में आ सकती है, दैट इज़ 4% ±2%। ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से ये है, ये आपको दिमाग में रखनी है, ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आरबीआई ने जो है सीपीआई इन्फ्लेशन को कम दिखाया है कि हाँ जी भाई कम हो रही है। ओके, ये सब हमने देखा। ओके, ये हो गया। फिर होता है एक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज होलसेल, इसमें होलसेल प्राइस की चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। देन वी हैव ट्रेड में भी हमारी परफॉर्मेंस हुई है, ट्रेड में भी काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली है हमारी। जो हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब इंक्रीज़ हुए, राइट। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कैश्यू मेराइन प्रोडक्ट्स की देखने को मिल सकती है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ट्रेड पार्टनर्स में हमारे जो हैं यूके, ओमान, न्यूजीलैंड वगैरह हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो एक ही पेज में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर सेक्टर से। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आंसर की आपके पास है, पुराना डाटा है, आप यूज़ करके कभी भी निकाल लेंगे आंसर। हमारा फोकस है टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। तो फर्टिलाइज़र पॉलिसी हमने बना ली है सो दैट अमृत काल में हम फार्मर्स को जो है स्ट्रेटेजिकली हेल्प कर सके, एम्पावर कर सके। अगर आप इसमें देखेंगे इंडिया ने क्या क्या किया तो आप क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमने अभी रिसेंटली 6 नए न्यू यूरिया के प्लांट्स जो हैं कमीशन किए हैं पिछले 6 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कौन से प्लांट, भाई यूरिया के प्लांट्स कितने, भाई 6, राइट।
अब हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में सेकंड नंबर पे तो हम यूज़ करते हैं और वही थर्ड नंबर पे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन वी हैव हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है 23-24 में। अभी कुछ नई इंटरनेशनल डील्स हुई हमारी सऊदी अरेबिया से, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से, सो दैट लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र सप्लाईज हमारी बनी रही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम मेन बातों पे बात करें क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है। इसमें हमने ये सब पढ़ लिया पहले भी कि हम सेकंड आते हैं यूज़ में और थर्ड आते हैं प्रोड्यूस में। फर्टिलाइज़र्स होते क्या, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सीधा आ सकता है क्वेश्चन। फर्टिलाइज़र्स ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। ये किससे बनते हैं भाई, ये बनते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल से, ठीक है। दे आर यूज टू सप्लाई, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे प्लांट्स को, नीड टू ग्रो वेल, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैसे हैं ये, इनऑर्गेनिक एक तो अनलाइक ऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन हायर अमाउंट एंड आर अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑर्गेनिक में अलग है, उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, इनऑर्गेनिक में इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो है हम न्यूट्रिएंट जो देते हैं प्लांट्स को वो इरिगेशन या बारिश से धुल जाते हैं, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है। अब फर्टिलाइजर्स कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोल फर्टिलाइजर, फिर होते हैं मिक्स्ड और फिर होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 3 टाइप के होते हैं, ये तीनों टाइप हम पढ़ते हैं अभी। देखो सबसे पहले आ जाता है भाई, एक सेकेंड भाई, सोल फर्टिलाइज़र, फिर है मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स, फिर है माइक्रो। तो अब यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को भी एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि क्या कोई डाटा अगर हमें यहाँ से मिले तो कर लेंगे। देखो सल्फर कोटेड यूरिया की बात हो रही है, एक फर्टिलाइज़र फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह की, नीम कोटेड यूरिया एक्सेट्रा हो रहा है। तो सबसे पहले जो सोल फर्टिलाइज़र, सोल में क्या है कि ओनली एक ही न्यूट्रिएंट होगा। एक में क्या हो सकता है, नाइट्रोजीनियस यूरिया हो सकता है, ठीक है, या फॉस्फेट हो सकता है, या पोटास हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट और पोटास। तो ये 3 इनको बोलते हैं NPK, ठीक है। ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। फिर मिक्स में क्या होता है, अब इन दोनों को मिक्स करके बनाया जा सकता है ना। जैसे बना दिया हमने डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो क्या हुआ, इन दोनों को मिक्स करके बना दिया। फिर हो गया भाई अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, तो इनको मिक्स करके बना दिया। देन वी हैव कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भाई ये अमोनियम है और ये नाइट्रेट है, दोनों को मिक्स करके बना दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मिक्स। अब माइक्रो में क्या होता है कि ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको भी सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया चिलेटेड कंपाउंड ZN एडिटा और Fe एडिटा, कुछ इनऑर्गेनिक सोल्ट्स हो गए हमारे पास, ये जैसे फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ये सब। तो देखो कितना यूनिक हमें इस छोटी सी इमेज से सीखने को मिला, राइट। अब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन कैसे है। देखो क्रॉप मैनेजमेंट के लिए 2 तरीके से फर्टिलाइजर अप्लाई होता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। टाइमिंग कब है, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड जस्ट बिफोर सोइंग और सून आफ्टर। या तो आपने बीज बो दिए या बीज बोने के तुरंत बाद, ठीक है। सो दैट एक्जैक्ट क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी जो है उसमें फिर क्रॉप उन सब पे तो डिपेंड करता ही है। अब तरीके क्या है फर्टिलाइजर लगाने की, होता है ब्रॉडकास्ट, मतलब सीधा हाथ से जो है डाल दिया उसके ऊपर, ठीक है। फिर होता है एक बेसल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है प्लांटिंग के टाइम पे ये रूट तक ये जो सप्लाई करती है रूट तक। फिर है प्लेसमेंट टेक्निक, इसमें क्या है सिंगल बैंड प्लेसमेंट, डी प्लेसमेंट, रिंग प्लेसमेंट, गोल गोल। ये मेन मुद्दा क्या है कि उसके पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए। अच्छा लिक्विड फॉर्म में क्या तरीके हैं, एक है फोलियर एप्लीकेशन, पेपर में आ सकता है कि भाई फोलियर एप्लीकेशन किस में यूज़ की जाती है भाई, फर्टिलाइज़र में। फिर एक फर्टिगेशन, ये भी आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्टिगेशन काफ़ी बार पूछा जाता है। फोलियर में क्या होता है डायरेक्टली स्प्रे कर देते हैं पत्तों के ऊपर, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है अप्लाई डिजोल्व हो जाते हैं और इसमें ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। देन वी हैव फर्टिगेशन, इसमें क्या होता है पानी के साथ, नाम हो गया फर्टिगेशन, मतलब फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन। तो पानी के साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स को घोल दिया जाता है। ये ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादातर काम आते हैं क्योंकि तेज़ भाव अगर होगा तो वो तो चले जाएंगे, बट ड्रिप की इरिगेशन में ऐसा नहीं होता, राइट। अच्छा अब ये कह रहा है फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कैरी करना, स्टोर करना, कंसंट्रेशन फॉर्मुलेशन प्लांट को पौधा मिल जाता है। कैसे हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ग्रो हुई है, यू कैन रीड दिस कि 6 हमने प्लांट्स खोले, ये सब है, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया, प्राइवेट सेक्टर ने ही, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है। पहली चीज़ तो कंजप्शन की बात करें तो हमारी कंजप्शन बड़ी है, इंपोर्ट से हो रही है ज़्यादातर। सेल्फ रिलायंस में कितना अभी गैप है, अभी कितना हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। अभी 87% यूरिया जो है वो घर से ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब देश के अंदर ही 87% यूरिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूरिया तो हम बना रहे हैं,
90% NPK के फर्टिलाइज़र भी अब देश में बन रहे हैं कि 90%। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम एज ए ऑफिसर हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे देश में नहीं है। फिर है DAP खाद है, इसमें 40% जो है अभी लोकल है, DAP में कमी है अभी। फिर म्यूरिच ऑफ पोटाश MOP 100% अभी इंपोर्टेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि पेपर में आ जाएगा कि क्या सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, वो है MOP फर्टिलाइज़र। ठीक है, दिस इज़ 100% इम्पोर्टेड अभी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सरकार क्या क्या इनिशिएटिव दे रही है, सब्सिडी मिलती है हमें, बजट का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अच्छा कौन सी सब्सिडी भी देती है सरकार, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलती है कि कौन सा न्यूट्रिएंट उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेगी अलग अलग। ठीक है, जैसे फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए इसमें क्या होता है, कब लागू हुई, ये लागू हुई 1 अप्रैल 2010 को। किसके लिए, सिर्फ फॉस्फेटिक और पोटाश के लिए, याद रखिएगा, नाइट्रोजन के लिए नहीं भाई, नाइट्रोजन के लिए लागू नहीं हुई, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एनुअली या बाई एनुअली डिसाइड करते हैं कितना मिलेगा P और K सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरिया का जो रेट है वो लगभग 242 है 45 kg के बैग के लिए, ये अनचेंज्ड रहा है, अभी 2018 से लागू है ये रेट। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट प्रेशर से जो है एक बार की स्पेशल सब्सिडी दी जाती है 3,500 पर टन की DAP को, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट को। ठीक है, तो DAP भी उनके लिए अफोर्डेबल रही किसानों के लिए। अगली जो स्कीम सरकार की है एक टाइप से, वो है एक नेशन एक फर्टिलाइज़र। इसमें क्या होता है, एक नेशन में एक फर्टिलाइज़र स्कीम, इससे यूनिफॉर्मिटी रहे, ब्रांडिंग की ट्रांसपेरेंसी रहे। ब्रांड का नेम क्या है, भारत। ठीक है, इसी ब्रांड के अंडर क्या, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे MOP हो जिसको इंपोर्ट किया जाता है, और या NPK हो, सभी जो है सोल्ड किया जाता है इस ब्रांड के लेबल के अंडर। इससे क्या होता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग का सिस्टम खत्म हो जाता है। भारत यूरिया बोलते हैं इसको, भारत DAP या भारत NPK, कन्फ्यूज़न नहीं होता इससे, उनको अलग अलग ब्रांड नेम्स खरीदने नहीं पड़ते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट हो रही है प्लांट्स के अंदर। अच्छा कहाँ कहाँ ये प्लांट्स खोले गए, मैंने देखा कि न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई, उसके तहत जो है खोले जा रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं रामागुंडम है तेलंगाना में, राइट, राजस्थान में हो गया, बंगाल, बिहार, झारखंड, तो ये मोस्टली नॉर्थ के एरिया में रहेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये है। अब विकसित भारत संकल्प है, इसमें देखो क्या संकल्प लिया है, कुछ तो संकल्प लिया होगा। तो ये कह रहा है कि फार्मर्स को ड्रोन से स्प्रे करवाना सिखा रहे हैं, जैसे नैनो या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र कैसे स्प्रे किया जाए, इन सब पर जो है इनकी ट्रेनिंग हो रही है। फिर इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये प्राइम मिनिस्टर जी ने जारी किया विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर। इसमें क्या है कि ड्रोन्स दिए जाते हैं 15,000 महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, सो दैट उनको खेती में नैनो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में वो यूज़ कर सकें। इसको किससे लिंक किया जाएगा, दे आर लिंक टू PM किसान समृद्धि केंद्र से लिंक किया जाएगा, सो दैट दे गेट मोर सर्विस डिलीवरी। ओके, तो ये है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये रहा एक अभी चल रहा है हमारा नैनो फर्टिलाइज़र इनिशिएटिव, देखो ये नीम कोटेड है। तो नैनो फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर पैक्ड विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं नैनो मटेरियल्स। ठीक है, और ये स्लोली और स्टीडीली सॉइल में जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से इफेक्टिवली हो जाए, इसलिए नैनो फर्टिलाइज़र बनाए गए हैं। क्या क्या इनिशिएटिव लिए सरकार ने नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, उन्होंने अवेयरनेस फैलाया। इसमें नैनो यूरिया हो गया या नैनो DAP है, अभी आपको किसान समृद्धि केंद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, नैनो यूरिया जो है मंथली सप्लाई होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट हमारा सोयल साइंस का वो भी प्रमोट कर रहा है। फिर महाअभियान है या नैनो DAP है, नैनो यूरिया के लिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रोन से स्प्रे हो रहा है। ठीक है, तो ये सब है बातें। अगला जो क्वेश्चन है, देखो अब आया हमारा क्वेश्चन कि नीम कोटेड यूरिया, एक और यूरिया चल रहा है नीम कोटेड यूरिया। अब इसका क्या है, देखो नीम कोटेड यूरिया एक क्या है, एक रेगुलर यूरिया फर्टिलाइजर है, रेगुलर, जिसके ऊपर नीम का ऑयल है। अच्छा, इससे क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इनटू सोइल, थोड़ा आराम आराम से प्लांट नाइट्रोजन को यूज़ करता है, इससे वो पानी के भाव से यूज़ नहीं भागती, मतलब है ना। इससे देखो क्या लिख रहा है ये कि सिल्वर कोटेड यूरिया, इसको नीम कोटेड यूरिया बोलते हैं। ओके, तो ये तो ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, इससे क्या है कि नीम कोटेड यूरिया इज़ अ डिफरेंट थिंग, इसमें नीम ऑयल होता है। इससे क्या होता है, क्रॉप की ग्रोथ और नाइट्रोजन का लॉस कम होता है और ओवर यूज़ भी कम होता है फर्टिलाइजर्स का। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। आप देख सकते हो नीम कोटेड यूरिया से कॉस्ट बचती है, इफेक्टिव यूज़ होता है, सोइल की हेल्थ भी ठीक रहती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सरकार का एक स्कीम भी है जिसका नाम है PM प्रणाम स्कीम। ठीक है जी, ये क्या है, इसमें रिस्टोरेशन अवेयरनेस और मदर अर्थ के लिए जो है, सो दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम किया जाए, ऑर्गेनिक खेती हो, तो ये ऑर्गेनिक खेती के लिए यूज़ किया जा रहा है बेसिकली, राइट। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स हैं,
बायो फर्टिलाइज़र जो लिविंग फर्टिलाइज़र्स हैं, कौन कौन से लिविंग फर्टिलाइज़र्स हैं भाई, जैसे हमारे पास राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, पीएसबीज है, ठीक है। आईकार इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड है, सो दैट हमें पता हो हमारी सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। हर 2 साल में होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हर 2 साल में होता है ये, ठीक है। तो काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारा डेटा यहाँ पर है। इसके बाद जो आज का हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन करके हम करेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ये प्राइवेट को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो हमें वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स पता होने चाहिए, अलग अलग जो उनके ऑर्गन्स हैं। फिर अगला है ICIMOD, क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज लर्निंग है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ओके। अगला कह रहा है कि ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ये जो सर्वे हो रहा है इसको RBI करता है। सोचने वाली बात है, सर्वे RBI क्यों करवाएगा, वो भी रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये सर्वे जो है नाबार्ड करवाता है, सो दैट रूरल की जो ग्रामीण इलाके की फाइनेंशियल हेल्थ उनको पता चलती रहे, ठीक है, कि कितने लोग जो लिंक है सरकार से, ये सब। तो ये गलत होते ही साथ हमारे पास जो आंसर ये बचता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ सो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया कि ICIMOD कहाँ है। देखो बड़ा हार्ड सा क्वेश्चन है, देखा जाए तो बड़ा सोचने वाला, कि हमारा इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है। वो हिंदू कुश हिमालयाज़ में, ये काठमांडू नेपाल के अंदर है, और आसपास के सभी देशों के साथ मिलके जो है ये 8 मेंबर्स इसमें टोटल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 8 मेंबर्स इसमें टोटल, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर आ जाएगा C, राइट। तो मेंबर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन पार्ट 1।